हम लोगों ने फिजियोलॉजी ऑफ स्टेशन में बात किया है यूरिया फॉर्मेशन और यूरिन फॉर्मेशन नाम के दो स्टेप, ठीक है। फिर आपको बताया गया यूरिया फॉर्मेशन एक केमिकल प्रोसेस है, यूरिन फॉर्मेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। यूरिया फॉर्मेशन लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। यूरिया फॉर्मेशन लीवर में होता है। और आपको बताया गया कि जो अर्थवर्म है वो भी लैंड पे क्या होता है? यूरियोटेलिक होता है। तो हमें ये जानना था कि अर्थवर्म में यूरिया कहाँ बनता है। बेटा अर्थवर्म में जो यूरिया बनाने वाला स्ट्रक्चर है दैट इज येलो सेल और क्लोरोगोगन सेल। क्लोरोगोगन सेल। चलो बेटा अब देखते हैं हमारी बॉडी में यूरिया बनता कैसे। बेटा हम लोग की बॉडी में यूरिया बनेगा कैसे और यूरिया का रॉ मैटर क्या है। बेटा हम लोग प्रोटीन खाते हैं और प्रोटीन डाइजेशन के बाद बदल जाता है अमीनो एसिड्स में। किसमें? अमीनो एसिड्स में। और बेटा आपको बता दूं अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। जितना जरूरत है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो डायरेक्ट कंज्यूम हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में चला जाता है। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है वो बेटा यूरिया फॉर्मेशन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? यूरिया फॉर्मेशन। देखते हैं। देखो बेटा मान लो आपके पास एक टिपिकल अमीनो एसिड बचा हुआ है, जैसे ये बचा हुआ है। मैंने कहा कि ये डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, अन्यथा स्टोर नहीं होगा। और स्टोर नहीं होगा तो इसका क्या होगा? बेटा ध्यान देना, ये यूरिया फॉर्मेशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ से NH2 ग्रुप इसका निकलेगा। जो NH2 है ये बाहर निकलेगा। NH2 के बाहर निकलने की प्रोसेस का नाम है डी मतलब निकलना। क्या निकल रहा है? अमीनो ग्रुप। डी एमिनेशन। क्या हो गया? डी एमिनेशन। अमीन अलग हो गया। और ये NH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू अमोनिया। आपको बता दें अमोनिया इज हार्मफुल फॉर बॉडी और ये गैसियस है और ये स्टोर नहीं हो सकती हमारी बॉडी में। अगर ये टेरेस्ट्रियल के बजाय एक्वाटिक एनिमल होते, अगर ये टेरेस्ट्रियल के बजाय एक्वाटिक एनिमल होते तो बेटा डिफ्यूज करके बाहर निकल जाता। लेकिन अब क्या होगा? इसे कन्वर्ट करना होगा। किसमें? यूरिया में। बेटा ध्यान देना कभी भी अमोनिया चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, ये अमोनिया सीधे अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है NH4 में। ठीक। अब उसके बाद बेटा ध्यान देना ये पार्टिसिपेट करेगा यूरिया फॉर्मेशन में। बेटा ध्यान देना यूरिया फॉर्मेशन में अब जब हम लोग बुक में लिखते हैं तो डायरेक्ट NH3CO2 को रिएक्ट करा के साइकिल में डाल देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। यह NH3 बॉडी में निकलने वाले CO2 से रिएक्ट करती है और उस दौरान एक एंजाइम होता है
कार्बामोइल फॉस्फेटेज, यहां पर एटीपी भी कंज्यूम होती है, यहां पर एटीपी भी कंज्यूम होती है। और कार्बामोइल फॉस्फेटेज के प्रेजेंस में अमोनिया कन्वर्ट इनटू कार्बामोइल फॉस्फेट, किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बामोइल फॉस्फेट। अब ये पार्टिसिपेट करता है यूरिया बनाने के लिए यूरिया साइकिल में, लेकिन अगर कहीं लिखा रहता है NH3 प्लस CO2 डायरेक्ट एंटर करता है तो बेटा वो गलत नहीं है, क्योंकि वो इसी में कन्वर्ट होके पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान देना। चलो अब हम बनाते हैं यूरिया साइकिल जिसमें ये एंट्री करेगा, बेटा ध्यान देना। हम यूरिया साइकिल बनाते हैं। टेढ़ा क्यों हो रहा है, चलो ठीक है जो भी बन गया। ये कार्बामाइल फॉस्फेट या हम कहेंगे NH3 और CO2 एंट्री करेगा। देखो क्या बनाते हैं बेटा, अब जब एंट्री करेगा यहाँ पे तो किसके साथ जुड़ेगा, ये एक्चुअल में बेटा जुड़ता है एक केमिकल के साथ, उसका नाम है ऑर्निथिन। ऑर्निथिन, क्या नाम है, ऑर्निथिन। ऑर्निथिन के साथ ये जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ करके यहां बनाएंगे सिट्रोलिन। सिट्रोलिन क्या बनाएंगे, सिट्रोलिन। अब सिट्रोलिन से बेटा बनता है हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड, नहीं सॉरी, ऑर्जिनो सक्सीनिक एसिड। फ्यूमेरिक तो साइड से एंट्री करता है, ऑर्जिनो सक्सीनिक एसिड, ऑर्जिनो सक्सीनिक एसिड बनता है। अब यह ऑर्जिनो सक्सीनिक एसिड कन्वर्ट इनटू अर्जिनिन। कन्वर्ट इनटू अर्जिनिन। और बेटा ये जो अर्जिनिन है, ये जो अर्जिनिन है यहां से, यहां से ऐसे निकालेगा यूरिया और फिर खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑर्निथिन में, खुद कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्निथिन। और बेटा पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, दैट इज आर्जिनेज। ओके। और बेटा इस स्टेप के बारे में अगर हम जानना चाहें थोड़ा सा तो आपको बता दें
इस स्टेप में यहाँ पर अर्जिनोसक्सिनिक एसिड के साथ एंट्री करता है एक फ्यूमेरिक एसिड और रिलीज कर देता है डिफरेंट को, बट वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ से इसको हटा दिया हमने। और अब हम हटा रहे हैं इसको, हो गया बेटा। ये हमारे पास अब बन गया यूरिया साइकिल। क्या बन गया? यूरिया साइकिल। इस यूरिया साइकिल से जो यूरिया बना है लीवर में बेटा, अब यह यूरिया लीवर से निकल करके ब्लड वेसल की सहायता से जाएगा किडनी में, और किडनी में फिल्टर होकर के बनाएगा यूरिन। किडनी से फिल्टर क्या बनाएगा? इट इज यूरिया साइकिल। बट एग्जाम में पूछता है कि यूरिया साइकिल कहाँ चलती है, आप कहोगे लीवर में। पूछेगा डीएमिनेशन कहाँ होता है, ये आप कहोगे लीवर में। कहेगा यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप कहोगे लीवर में। फिर पूछा जाएगा यूरिया साइकिल के जरिए बॉडी से क्या रिमूव होता है, तो आप कहोगे अमोनिया एंड CO2। फिर पूछेगा यूरिया का कच्चा मटेरियल क्या है, तो आप कहोगे NH3 एंड CO2। इस तरह के सवाल बनते हैं। एक बात और बेटा, यूरिया साइकिल के ये जो हमने स्टेप लिखे हैं, इनके बेस पे भी नाम है। इस यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल, अर्जिनिन साइकिल और सिट्रुलिन साइकिल भी कहते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस साइकिल को जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम, वो दो हैं, एक है मिस्टर क्रैब, दूसरा है हैंसलेट। इसलिए इसका नाम क्रैब हैंसलेट साइकिल भी होता है। क्या होता है? क्रैब हैंसलेट साइकिल। क्या होता है? क्रैब हैंसलेट साइकिल। ध्यान देना इस बात। सो कॉल्ड एज क्रैब हैंसलेट साइकिल, इसलिए इसको क्रैब हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। एक बात ये होगी। अब आगे बढ़ते, अगला पॉइंट है, अब लीवर से जो ब्लड वेसल निकलेगी उसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा होगी। यह सवाल भी आपसे पूछा गया है। एक सवाल और पूछा गया बेटा, एक ह्यूमन बीइंग है जो जो प्रोटीन रिच डाइट या मीट, मांस कंज्यूम करता है, तो उसके यूरिन में किस केमिकल की मात्रा ज्यादा होगी? अगर बेटा प्रोटीन रिच डाइट लेता है या मीट लेता है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए उसमें अमीनो एसिड ज्यादा होगा, और जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड बचेगा सारा का सारा यूरिया में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब उस इंसान के यूरिन में
यूरिया की मात्रा अपने आप बढ़ जाए। ये याद रखने वाली बात। चलो एक बात लिखते हैं, ब्लड वेसल emerge out from liver has large यूरिया इन ब्लड, उसके ब्लड में यूरिया का लार्ज अमाउंट होता है। हो गया। चलो आगे देखते हैं। एक बात और, ये एंजाइम याद रखना है आपको, बस बाकी जो बता दिए वो कर लेना। अब अगला टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। हमारे पास जो टॉपिक उसका नाम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था यूरिन फॉर्मेशन इज फिजिकल प्रोसेस। क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस। और कहाँ होता है, किडनी। कहाँ होता है, किडनी में। इट इज फिजिकल प्रोसेस एंड फाउंड इन किडनी। और यह सवाल भी आपके एग्जाम में आ चुका है, यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो आपको याद रखना है यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है, किडनी में होता है। यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में। यूरिन फॉर्मेशन अलग अलग स्टेप में होता है। इसका पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन इन स्टेप में पूरा होता है हमारा यूरिन फॉर्मेशन। अब हमें इन स्टेप्स को जानना है कि कैसे होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आपको जानना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है। एक मिनट बेटा, वेट करना है।
चलो बेटा आगे करते हैं। हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है? मतलब बेटा फिल्ट्रेशन किसी चीज का छन्ना। अल्ट्रा मतलब बेटा बहुत छोटे मतलब छोटे पोर के थ्रू होता है, इसलिए कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो बेटा होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे आपके पास जो बोमन कैप्सूल है, ये उस बोमन कैप्सूल में एफरेंट अर्ट्रियोल आती है, चौड़ी सी पतली सी इफरेंट अर्ट्रियोल निकल जाती है। तो बीच में बेटा यहाँ जो कैपिलरीज आती हैं, हम एक ही कैपिलरी बना रहे हैं आपको, इसे समझाने में हमें आसानी हो। यहाँ पे मान लो बहुत सारी कैपिलरीज, आप ऐसे मान लो बहुत सारी है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ। तो बेटा देखो यहाँ पर जब जैसे ज्यादा अमाउंट में ब्लड आएगा क्योंकि चौड़ा है, कम अमाउंट में ब्लड निकलेगा। बेटा लार्ज अमाउंट में ब्लड आएगा, कम अमाउंट में निकलेगा, तो ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा और यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। ठीक बेटा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है तो इसको फिल्टर करने की कोशिश करेगा कि ऐसे फिल्टर हो जाए, ऐसे फिल्टर हो जाए। तो बेटा सबसे पहली बात, जहां जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो क्या है बेटा, फिल्टर एग्जर्ट हो रहा है ग्लोमेरुलस में और लिक्विड की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है बेटा लगभग 60 mm on Hg स्केल, 60 mm on Hg स्केल। अब बेटा ये तो हो गया हमारा GH, लेकिन बेटा यहाँ पे ब्लड के अंदर जो, अगर आप देखो आरबीसीज हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब यहाँ इकट्ठा होने लगेंगे और वो क्या करेंगे, पोर को बंद करने की कोशिश करेंगे, वो अर्थात इसका विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। बेटा ये किसकी वजह से होगा, ये प्रेशर लग रहा है ब्लड में, ब्लड में लग रहा है, क्यों, क्योंकि वहां कुछ चीजें घुली हुई हैं जिसकी वजह से कोलॉइडल नेचर हो गया है, इसलिए इसे कहते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है 32 mm on Hg स्केल। तीसरी चीज, अब जब ये सारा भर जाएगा पूरा, तो ये भी तो बेटा विरोध करेगा, नीचे कुछ ना आए। ये जो होगा कहाँ पे प्रेशर, ये कैप्सूल के अंदर प्रेशर लग रहा है, और कौन लगा रहा है, जो लिक्विड नीचे आया हुआ है, इसलिए हो गया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसे कहेंगे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है 18 mm on Hg स्केल। कितनी होती है, 18 mm on Hg स्केल।
18 mmHg स्केल। अब हमें निकालना है नेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब बेटा देखना, इधर से 60 लग रहा है, ये 32 विरोध कर रहा है, 18 विरोध कर रहा है। हमें देखना है नेट या इफेक्टिव नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये हो जाएगा बेटा 60 तो दबाव लग रहा है, लेकिन विरोध करने वाले दो फैक्टर हैं। कौन कौन? VCOP और वर्ड लगा है तो CHP, दोनों जुड़ जाएंगे। और लगा हुआ है कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो अगर बेटा वैल्यू लिखे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 mmHg माइनस, ये हो जाएगा 32 प्लस 18। अब हो जाएगा 60 माइनस 50 बराबर 10 mm ऑन HG स्केल। ये बेटा बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन आया है, क्योंकि हमारा 60 होता है। अगर आप पुराना सवाल करेंगे, पुराने पेपर सॉल्व करेंगे, जब हम लोग रैबिट वगैरह पढ़ते थे, बेटा साइज छोटी है तो आपको पता है उसका हार्ट बीट ज्यादा होगा, BMR ज्यादा होगा, तो वहाँ बेटा प्रेशर ज्यादा होता है। उसका लगभग 70 से 75 होता है, 70 से 75 होता है। पुराने सवाल में कई बार कैलकुलेशन आया हुआ है कि GHP 70 से 75 है, तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बताना है। तो इफेक्टिव केवल बेटा BCOP और कैप्सुलर तो वही रहते हैं, सिर्फ GHP बदलता है। लेकिन अब नए सवाल जो आएंगे बेटा, वो आपको 60 के अकॉर्डिंग आएगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक। चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गया बेटा हमारा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब सवाल है कि जो छन के आया है, यहाँ गिरा है, इकट्ठा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। जो छन के आया है कैप्सूल के अंदर, उसे क्या कहते हैं? उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। अब सवाल है कि फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है। फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है बेटा? फिल्ट्रेट कहाँ से निकल रहा है? ब्लड से निकल रहा है। तो हम लिख सकते हैं फिल्ट्रेट बराबर ब्लड। अब क्या क्या आगे कर रहा हूँ अभी मैं बता रहा हूँ। मैं लिख दिया फिल्ट्रेट बराबर ब्लड। लेकिन ब्लड में से क्या नहीं आया वो घटा दें, हमारे पास आ जाएगा। फिल्ट्रेट जब बनता है तो ब्लड से नहीं आता, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स नहीं आते। दूसरा, ब्लड प्रोटीन्स नहीं आती। ब्लड प्रोटीन्स नहीं आती। क्या नहीं आती? ब्लड प्रोटीन्स नहीं आती। बेटा ब्लड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, ब्लड से ब्लड सेल घटा दें तो उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन। ये हो गया आपका फिल्ट्रेट। आपको जो फिल्ट्रेट मिलता है वो मिलता है प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। प्लाज्मा से प्रोटीन हटा दो, उसे कहते हैं प्रोटीन। लेकिन एक मजेदार बात और यही बता दूं, पीछे भी बताया हूं कि प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर या क्लॉटिंग प्रोटीन लिख लो आप। क्या होता है? दैट इज सीरम। यह भी सवाल आपका आ चुका है। प्लाज्मा से क्लॉटिंग प्रोटीन हटा दें क्या बचता है? सीरम। चलो हम यहाँ फिल्ट्रेट की बात कर रहे हैं। फिल्ट्रेट हमारा क्या होता है? ब्लड माइनस ब्लड सेल विदाउट प्रोटीन। ब्लड सेल माइनस
ब्लड माइनस ब्लड सेल एंड ब्लड प्रोटीन, अर्थात प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, ये क्या हो जाता है हमारा फिल्ट्रेट। इस तरह से बेटा हमने फिल्ट्रेट बना लिया, लेकिन अब सवाल है कि फिल्ट्रेट बना कैसे, क्या अपने आप ऐसे आता रहता है? नहीं बेटा, अब आपको इसमें कुछ बातें और जाननी। यहां से जो ब्लड आता है ना बेटा, ये हमारे कार्डियक आउटपुट का लगभग 20% होता है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कार्डियक आउटपुट क्या होता है? बेटा मैं कार्डियक आउटपुट को ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट को हमने कैलकुलेट किया था, तो कैलकुलेट करके आपको बताया था दैट इज नियरली 5 लीटर, दैट इज नियरली 5 लीटर। वो कितना होता है? 5 लीटर। ध्यान देना इस बात, लगभग 5 लीटर के आसपास होता है। चलो आगे देखते हैं। हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड पास होता है, अब ब्लड कहाँ पास होता है? किडनी में, उसे कहते हैं रीनल फ्लो। क्या बोलते हैं? रीनल फ्लो। यहाँ हम लिखेंगे रीनल फ्लो इज अबाउट कितना? 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट, 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। बट जो 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट होता है, तो वो कितना निकलेगा? 5 लीटर का पांचवा भाग कितना निकलेगा? 1 लीटर। कितना निकलेगा? 1 लीटर। मैक्सिमम कितना भी हेल्दी इंसान हो, तो 1100 से 1200 लीटर के आसपास ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। इस बात को ध्यान देना। तो इसका मतलब जो हमारे पास पर मिनट किडनी का फ्लो जो होता है, वो कितना होता है? 1/5 और 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट, it is nearly 1100 to 1200 मिलीलीटर पर मिनट। 1100 से 1200 मिलीलीटर पर मिनट होता है। हो गया बेटा, ये होता है हमारा रीनल फ्लो। एक बात और कि जहां फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे, वहां फिल्ट्रेशन वाली साइट पे कितनी लेयर पाई जाती है, ये मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ। और मैंने ब्रीथिंग में भी बताया था कि जहां फेफड़े में ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है, वहां कितनी लेयर पाई जाती है। और वहां पर मैंने यहाँ का भी जिक्र किया था कि दोनों में लगभग संख्या बराबर होती है। कोई बताएगा कि जहां ऑक्सीजन और CO2 डिफ्यूज होता है फेफड़े में, कितनी लेयर पाई जाती है? सर 3। 3। तो यहाँ पर भी बेटा कितनी होगी? 3। यहाँ पर भी 3 होगी। मैं आपको बता दें, यहाँ पर भी 3 होगी। अब वो 3 लेयर कौन कौन सी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं, ये जो चार्जर कहाँ है इसका वाला, आईपैड का चार्जर। फिल्ट्रेशन साइट हैज 3 लेयर्स। अपडेट कर दिए थे ना इसको? हाँ? क्यों, मैं तो क्लास ले रहा था, लगा ये चार्जर 18% हो गया।
हाँ चार्ज हुआ, चार्जर ही वाला लगा है, मोबाइल वाला लगा है इसमें। अच्छा, 3 लेयर्स, यहाँ पे 3 लेयर पाई जाती। एक तो बेटा ये कैपिलरी वाली एंडोथीलिया, दूसरी ये वाली एपिथीलिया, दूसरी तीसरी उनके बीच में पाई जाने वाली बेसमेंट, तीसरी उनमें पाई जाने वाली बेसमेंट। बेटा 3 लेयर पाए जाते हैं, हम लिख देते हैं कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं। अभी मैंने क्या बताया, एंडोथीलियल ऑफ ग्लोमेरुलस या ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। और उसके बाद मैंने क्या बोला था, नीचे वाली क्या होगी, बोमन कैप्सूल की एपिथीलिया। एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। और दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। हो गया बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक चीज तो ये हो गई। अब अगली चीज, एक बात मैं याद दिला दूं, मैंने कल ही बताया था कि यहाँ जो फिल्ट्रेशन वाली साइट है, यहाँ पे पोर बनाने के लिए क्या पाया जाता है, पोडोसाइट सेल्स। मैंने क्या बताया था, पोर बनाने के लिए क्या पाया जाता है, पोडोसाइट सेल्स। वो आपको याद रखना है, यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है जो कि पोर बनाती है। चलो अब बेटा एक चीज और, जब 1100 से 1200 मिलीलीटर पर मिनट ब्लड आता है तो क्या सारा का सारा फिल्टर हो जाता है? नहीं जी, ब्लड आता है, ब्लड में तो ब्लड सेल और ब्लड प्रोटीन भी है ना, तो इनको छोड़ करके निकलता है। तो मैं आपको बता दूं कि पर मिनट जितना फिल्ट्रेट बनता है, जितना नीचे आता है, वो होता है लगभग 125 मिलीलीटर पर मिनट। और इसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन रेट। लेकिन कहाँ से फिल्ट्रेट हो रहा है, ग्लोमेरुलर से, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट in kidney is called as glomerular filtration rate. Amount of filtrate formed per minute in kidney is called as, मैंने क्या बोला था, glomerular filtration rate. glomerular filtration rate, अर्थात हम बोल सकते हैं GFR। GFR अब नीचे लिख सकते हैं, GFR is about 125 मिलीलीटर पर मिनट। ऊपर बेटा रेट हमने लगाया, तुम्हें पर मिनट लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक, फिर भी हमने लिख दिया GFR कितना होता है, क्योंकि रेट वर्ड लगा है तो पर मिनट ही होगा 125। ये बेटा 1 मिनट में, तो हमें अगर कैलकुलेट करना हो टोटल कितना फिल्ट्रेट बनता है, हमें लिखना है टोटल कितना फिल्ट्रेट बनता है। टोटल फिल्ट्रेट पर डे,
प्रतिदिन पर डे कितना फिल्ट्रेट बनता है? अब सवाल ये है, बेटा 1 मिनट में इतना है तो आप निकाल लो ना, मैथमेटिक्स तो आती है। 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करो, घंटा हो जाएगा। घंटे में 24 से गुणा करो, दिन हो जाएगा। इसे निकालते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं। 120 5 मिलीलीटर इंटू 60 इंटू 24 कितना होगा? मल्टीप्लाई करो। 125 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो डबल करने पे हो जाएगा 250, फिर उसका 3 गुना करने पे 750 कि 7500 मिलीलीटर इंटू 24, यही आएगा। फिर मल्टीप्लाई करो 2400, 24 पंजे 120, 24 से 168, 12, 180, 180,000 मिलीलीटर। अगर हम इसे लीटर में बदलें तो कितना? 3 जीरो कट जाएगा, कितना है? नियरली 180 लीटर पर डे। ये फिल्ट्रेट बन। सोचो आपके ब्लड से 180 लीटर लिक्विड पर डे फिल्टर हो जाता है। लेकिन मुद्दा ये है, कोई एक नॉर्मल ह्यूमन 180 लीटर यूरिन पर डे रिलीज नहीं करता, तो इस फिल्ट्रेट का कितना भाग यूरिन में कन्वर्ट होता है? सवाल हमारा ये है कि इस फिल्ट्रेट का कितना परसेंट भाग यूरिन में कन्वर्ट होता है? तो आपको बता दें, लगभग 99% फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब हो जाता है, 1% यूरिन में बदलता है, ऐसा आपको बताया जाता है। बट मैं आपको एक बात एक्यूरेट बताऊंगा, लेस देन 1%, नियरली 0.8% कन्वर्ट इनटू यूरिन। बेटा जो 1% बताया जाता है, वो मैक्सिमम क्राइटेरिया बताया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट बताया जाता है। मैं आपको एक थोड़ा एक्यूरेसी की ओर ला रहा हूं, ध्यान देना। लेस देन 1%, मैं ब्रैकेट लिख रहा हूं, नियरली 0.8% फिल्ट्रेट चेंज इनटू यूरिन। चलो ये तो लाइन लिख लिया, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ यूरिन 180 लीटर हमारे पास है, मतलब 180,000 मिलीलीटर। इसका 0.8% है। 0.8 बाय 100, यही होगा ना परसेंटेज निकालने में? क्यों प्राची, दियांशी, सारा, लक्ष्य, यही होगा ना? ऐसे कैलकुलेट करेंगे? आप कैलकुलेट कर लेते हैं? इससे 2 जीरो काट देते हैं, हो गया। हमारे पास बचा 1800 इंटू 0.8 मिलीलीटर, मतलब 18 इंटू 8 इक्वल 144, 00, एक जीरो के बाद पॉइंट, क्या आ जाएगा? 1440 मिलीलीटर, नियरली 1.4 लीटर। और बेटा बात बिल्कुल सही है, वन नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन कैन रिलीज अबाउट 1 to 1.5 लीटर यूरिन
पर डे। कोई भी एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन पर डे 1 से 1.5 लीटर यूरिन रिलीज करता है। ये आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। देख लिया बेटा। अब किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से देख लो, अगर कोई परेशानी हो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़े। और किसी कुछ पूछना है? नो सर। नहीं पूछना, चलो। अब मैं आपको बात बताता हूँ। मैंने तो एक नॉर्मल कंडीशन में कैलकुलेट कर दिया। नॉर्मल कंडीशन में सब कुछ किया हूँ, कोई स्पेशल नहीं है कि आपका जीएफआर मैंने 125 मिलीलीटर बना दिया। आप सोचो, और ये सवाल भी बना हुआ है पीएमटी में, जो मैंने कहा ना सोचो, ये सोचो वाला टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ, ये बेटा आपके पीएमटी का सवाल है। अगर आपका जीएफआर कम हो जाए, अर्थात 125 मिलीलीटर जो फिल्ट्रेट बन रहा था उसका अमाउंट कम हो जाए, तो क्या होगा? अगर बेटा जीएफआर कम हो जाए तो आपकी बॉडी में किडनी से एक केमिकल निकलता है, उसका नाम है रेनिन। उसको निकालने वाला स्ट्रक्चर है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स या एपरेटस, और वो वापस नॉर्मल कर देता है किसको? जीएफआर को। कैसे नॉर्मल करता है वो मैं बताऊंगा, पर डायरेक्ट जो सवाल आया पहले उसे हम लिख लेते हैं। इफ जीएफआर फॉल्स, गिर जाता है, देन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, इसका पूरा नाम होता है जक्स्टा, जक्स्टा मतलब नजदीक, नियर, ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस के नजदीक की सेल्स, ठीक, ये एक्टिवेट हो जाएंगी एंड रिलीज या सिक्रीट रेनिन। रेनिन को मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, आपको मेंशन रहे। देख रहे हैं बेटा, इस रेनिन में मैंने सिंगल एन लिखा है, जबकि स्टमक वाले रेनिन में क्या होता है? डबल एन होता है, ध्यान देना। रेनिन which stimulate या makes normal, stimulate glomerular blood flow, blood flow, blood flow. So GFR become normal या back to normal, become normal या back to normal, ये हो जाता है। बस आज के लिए इतना बहुत हो गया आपको, बाकी स्टेप्स कल।